आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों आज से हम जो HSC जो कॉमर्स का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसकी दोस्तों प्रिपरेशन किया करेंगे। दोस्तों उसके अंदर आज जो हम देखेंगे वो अपना टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग का होगा। और यदि हम HSC का जो यदि हम सिलेबस देखें तो दोस्तों उसके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड दिया हुआ है, यानी जो BCom तक का हमारा कंप्लीट उसके अंदर सिलेबस डाला हुआ है। तो दोस्तों उसको पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में तो हमको अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितना हम सिलेबस को कवर कर सकें उतना दोस्तों हम सिलेबस को कवर कर दें। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम अकाउंटिंग यानी लेखांकन के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना जो कंटेंट होगा वो जो कंटेंट टोटली NCERT बेस पर होगा, यानी NCERT के आधार पर आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सभी की सभी क्लासेज आपको मिलेगी। और दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक होगा वो अपना अकाउंटिंग का होगा यानी लेखांकन का होगा। सबसे पहले हम लेखांकन के इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ विशेषता, उसके जो उद्देश्य होते हैं उसके विषय में देखेंगे। और दोस्तों लेखापाल की क्या भूमिका होती है वो दोस्तों हम बहुत सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को यानी अकाउंटिंग को। और अकाउंटिंग के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि अकाउंटिंग अपना टॉपिक है यानी लेखांकन। जो लेखांकन अपना टॉपिक है तो उसको हम करते हैं अकाउंटिंग यानी लेखांकन। सबसे पहले दोस्तों हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के बारे में इतिहास यानी हिस्ट्री हमें दोस्तों अकाउंटिंग की पता होना चाहिए। जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसको हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत यानी इसके जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिले हैं और इसके जो आवश्यकता है वो हमें क्यों पड़ी, वो दोस्तों हमको पता होना चाहिए। और यदि हम इतिहास की बात देखें तो सबसे पहले जो हमें लेखांकन के जो प्रमाण मिलते हैं वो दोस्तों इजिप्ट यानी जैसे हमें आज मिस्र के तौर पर जानते हैं, वो जो बेबीलोनिया है यहाँ से हमें लेखांकन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। बेबीलोनिया ये दोस्तों प्रमाण हमें ईसा पूर्व 4000 यानी 4000 ईसा पूर्व के ये प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ईसा पूर्व तो इजिप्ट के अंदर क्या किया जाता था, इजिप्ट के अंदर जो राजा होते थे वो अपने खजाने का हिसाब किताब रखते थे, और जो बेबीलोनिया है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका एक कि प्राचीन समय में बेबीलोनिया को वाणिज्यिक नगरी के तौर पर जाना जाता था, यानी वाणिज्य नगरी के रूप में इसको जाना जाता था। वाणिज्य नगरी के तौर पर इसको जाना जाता था। और दोस्तों जो बेबीलोनिया है वहाँ पर क्या किया जाता था कि मिट्टी की एक पट्टी बनाकर वहाँ पर जो मजदूरी होती है उसका भुगतान, वो जो करों का भुगतान होता है यानी जो टैक्सेज का भुगतान होता है उसका हिसाब किताब इसके अंदर रखा जाता था। यानी जो मिट्टी की एक पट्टी बना ली जाती थी, मिट्टी की एक पट्टी पर जो मजदूर होते हैं जब उनकी मजदूरी का भुगतान और जो करों का हिसाब किताब है, जो करों का यानी जो टैक्सेज का हिसाब किताब है उनका रखा जाता था। वो दोस्तों अपनी किसी लिपि में, अपने किसी सांकेतिक लिपि में वो इस प्रकार का अपना हिसाब किताब रखते थे, क्योंकि जहाँ पर मजदूर काम करते थे उनकी मजदूरी का भुगतान का हिसाब किताब और जो कर जो कि राजा महाराजाओं को देना होता था उसका भी हिसाब किताब दोस्तों ये रखा करते थे। और जो बेबीलोनिया है इसको जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में वाणिज्य नगरी के तौर पर इसको जाना जाता था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दोस्तों वैसे हम लेखांकन के विषय में देखें तो लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता है, यानी जब से मानव सभ्यता ने अपना जो कार्य करना शुरू किया है उसी समय से ही हमें जो लेखांकन की आवश्यकता महसूस हुई। लेखांकन की आवश्यकता दोस्तों इसलिए महसूस हुई क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है जो कि एक उसकी विशेषता होती है भूलना, यानी मानव बातों को भूल जाता है, वो लंबे समय तक चीज़ों को याद करने में असमर्थ होता है। तो दोस्तों यदि लेन देनों की संख्या और भी अधिक हो तो ये समस्या और भी हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में लेन देनों को याद रखना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है।
और दोस्तों पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि लेन देन बहुत ही छोटे पैमाने पर हुआ करते थे, और छोटे पैमाने पर होने के साथ साथ बहुत ही कम लोगों के साथ हमारे संबंध थे, यानी बहुत ही कम लोगों के साथ वो लेन देन हुआ करते थे। तो उनको याद रखने में भी एक समस्या सामने आती थी कि इनको कैसे याद रखा जाए। तो दोस्तों वो अपनी लिपि में यानी दीवार पर या किसी एक जो जगह को फिक्स कर लेते थे, उस जगह पर एक मिट्टी से लेप लगाकर उसको साफ सुथरा बनाकर वहाँ पर अपनी लिपि के हिसाब से वहाँ पर उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको दोस्तों दर्ज करते थे। तो यदि हम देखें तो इसका मैंने बताया कि सबसे पहला जो प्रमाण है वो हमें इजिप्ट और बेबीलोनिया से हमें देखने को मिलता है 4000 ईसा पूर्व। इजिप्ट में खजाने का हिसाब किताब रखा जाता था। बेबीलोनिया के जिसको वाणिज्यिक नगरी के तौर पर जाना जाता था, वहाँ पर मिट्टी की एक पट्टी बनाकर मजदूरी का भुगतान और करों के भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता था। दोस्तों आगे यदि हम भारत की बात करें, भारत में लेखांकन का सबसे पहला प्रमाण है। भारत में यदि हम लेखांकन का जो सबसे पहला प्रमाण देखें तो सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों जो कौटिल्य थे उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, यानी जो कौटिल्य की पुस्तक है एक अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अंदर हमें सबसे पहले हमारे भारत के अंदर लेखांकन का प्रमाण हमें देखने को लिखित तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आपसे भारत के विषय में पूछा जाए तो कौटिल्य का ही नाम आएगा, जिसकी एक पुस्तक अर्थशास्त्र थी जो मौर्य वंश से संबंधित थे, उसी समय की ये बात है। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र में लेखांकन का सबसे पहले प्रयोग हमारे भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, इनको आप अच्छे तरह से याद रख लेना। और आगे हम देखते हैं कि लेखांकन के विषय में कुछ और बातें आप इसको दोस्तों नोट करते जाइए, आप इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको जितनी भी नॉलेज दूंगा, जितना भी मैं आपको कंटेंट दूंगा वो दोस्तों बहुत ही एनसीईआरटी बेस पर और बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा, जो आपको एग्जाम में छपने की, उसको ऐसे की ऐसे छपने की पूरी संभावना होगी। तो दोस्तों इसको नोट करने के बाद में अब हम आगे देखते हैं। आगे हम लेखांकन के विषय में देखें तो हम यदि जो आधुनिक जो हमारा लेखांकन है, जो उसका यदि हम जन्म देखें, जो आधुनिक जो हम अब लेखांकन का यूज कर रहे हैं, जो हम उसकी जो प्रणाली जो उसकी सिस्टम है उसको अपना रहे हैं, उसका जन्म हम देखें तो दोस्तों हमारी 15वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है। 15वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों उस समय क्या था कि 15वीं शताब्दी से हमने क्यों बोला, क्योंकि 1494 के अंदर जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था कि जो लुकास पेसियोली, यानी लुकास पेसियोली, ये लुकास पेसियोली मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये इटली के रहने वाले थे, और इटली के अंदर एक वेनिस नगर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, वेनिस नगर। और दोस्तों ये एक गणितज्ञ थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे, यानी एक गणितज्ञ थे, ये एक गणितज्ञ थे। यहाँ से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से देखना। लुकास पेसियोली को इन्होंने क्या किया कि 1494 के अंदर एक पुस्तक लिखी, द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स, द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्योंकि दोस्तों ये इटली के रहने वाले थे तो इन्होंने ये पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक को पूछा जा सकता है कि किस भाषा में लिखी गई, तो लैटिन भाषा में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? लुकास पेसियोली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे और जो एक गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे। दोस्तों इस प्रकार हम देखें तो हमारे जो अकाउंटिंग है, जो लेखांकन है, उसके जो जनक है, उसके जो पिता है वो लुकास पेसियोली को बोला जाता है। यानी इसको क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है, इसको पिता या जनक बोला जाता है इसको अपनी लेखांकन का। क्योंकि सबसे पहले जो पुस्तक इसने लिखने का काम किया था, इसने ही किया था 1494 के अंदर लैटिन भाषा के अंदर द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक इसने लिखी थी। बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसका 1543 यानी 1543 में एक व्यक्ति थे द ह्यूज ओल्ड कैसिल एक व्यक्ति थे, ओल्ड कैसिल
ह्यूज ओल्ड कैसिल एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस पुस्तक का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में इस पुस्तक का उसने अनुवाद किया था। और दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि द कम्सेट स्क्रिप्चर्स लैटिन भाषा में लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था और दोस्तों कब किया था, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ह्यूज ओल्ड कैसिल ने किया था, जो अंग्रेजी में अनुवाद इस पुस्तक का किया था। अब दोस्तों आगे हम देखें तो 1795 के अंदर 1795 के अंदर एक व्यक्ति थे एडवर्ड जॉन थे, एडवर्ड जॉन। उन्होंने क्या किया कि लेखांकन की एक अंग्रेजी प्रणाली उन्होंने विकसित की थी और उसका क्या नाम था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये दोस्तों उसका नाम था। यानी उन्होंने अंग्रेजी की एक प्रणाली, लेखांकन की एक अंग्रेजी प्रणाली विकसित की थी, लेखांकन की यानी अकाउंटिंग की इंग्लिश सिस्टम उसने प्रतिपादन किया था, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली यानी इंग्लिश सिस्टम, उसका नाम क्या था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग उसका नाम था। ये दोस्तों उसने ये प्रतिपादित की थी। यानी अंग्रेजियों दोस्तों एक प्रकार का कंपटीशन ही उस समय चल रहा था, तो अंग्रेजों का क्या था कि वो लैटिन भाषा में ही सबसे पहले इसने पुस्तक लिखी, लैटिन भाषा में ही चीज़ें आ रही थी, तो अंग्रेजी में उसकी कमी थी। तो दोस्तों अंग्रेजी की सबसे पहली प्रणाली जो विकसित की वो एडवर्ड जॉन ने की, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से। और दोस्तों मैं आपको बताऊं आगे कि जो अपने लुकास पेसियोली है, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने एग्जाम की दृष्टि से अपने बनते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो लुकास पेसियोली है, इनको जो दोहरा लेखा प्रणाली का भी जनक माना जाता है। लेखांकन के जनक के साथ साथ दोहरा लेखा प्रणाली यानी जो अपनी डबल एंट्री सिस्टम है उसका भी जनक इसको माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम है, उसका भी इसको पिता यानी फादर या फिर जनक इसको माना जाता है। और दोस्तों इसके जो सिद्धांत दिए थे, प्रिंसिपल जो इसने दिए थे, उसका भी जनक इसी को माना जाता है। यानी इसको लेखांकन का जनक माने जाने के साथ साथ दोहरा लेखा प्रणाली और जो इसके सिद्धांत थे उनका भी दोस्तों जनक है वो लुकास पेसियोली को माना जाता है, जो इटली के वेनिस नगर है वहाँ के रहने वाले थे और जो मैथमेटिशियन थे यानी एक क्या थे, गणितज्ञ थे। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं कि लेखांकन के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको हम आगे करेंगे। यानी लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, सिद्धांतों का प्रतिपादन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यदि हम देखें तो इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे दोस्तों रॉबर्ट स्पाउच और मॉरिस मोनीट्रम्प ये व्यक्ति थे। ये दोस्तों दो व्यक्ति थे, इन्होंने दोस्तों जो अपने लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया था। यदि हम दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांतों का प्रतिपादन देखें तो लुकास पेसियोली ने किया, लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन हम देखें तो रॉबर्ट स्पाउच और मॉरिस मोनीट्रम्प का नाम आता है, तो दोस्तों उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, जो प्राचीन समय में जो प्रबंधक होते थे, जो मैनेजर होते थे, जो प्रबंधक होते थे, उनको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, उनको प्राचीन समय में करंदे कहा जाता था, यानी करंदे कहा जाता था। दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको प्राचीन समय में करंदे के नाम से जाना जाता था। तो ये भी दोस्तों अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रख लेना। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स आपको अब तक बताए हैं। और भी दोस्तों हम देखेंगे कि लेखापाल की भूमिका, लेखापाल कौन होता है दोस्तों, जो हमारा अकाउंटिंग का कार्य देखता है, जो अपना अकाउंटिंग का जो लेखा जोखा रखता है उसको हम लेखापाल कहते हैं। अब हम अपने जो लेखापाल है उसकी हम देखते हैं कि उसका क्या कार्य होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ
जो अकाउंट जो अपना काम देखता है, जो रखता है, उसका हम देखते हैं। यानी लेखापाल की भूमिका, लेखा रखने वाला जो होता है उसकी हम भूमिका देखते हैं, उसका हम रोल देखते हैं कि उसका क्या रोल है अपने अकाउंटेंट का, लेखापाल की भूमिका। दोस्तों प्राचीन समय में हम देखें, यानी प्राचीन समय में जो अकाउंटेंट का काम था वो मालिक समय ही कर लिया करता था। क्यों कर लिया करता था? क्योंकि जो लेन देनों की संख्या थी वो दोस्तों बहुत ही कम थी। तो जो लेन देनों की संख्या कम होने के कारण जो उसका लेखा जोखा था, जो मालिक समय ही कर लिया करता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लेन देनों की संख्या बढ़ी तो उसको एक और व्यक्ति को रखने की आवश्यकता फील हुई कि वो व्यक्ति बिजनेस को संभाले या फिर अपना लेखा जोखा रखे। तो दोस्तों लेखों को लिखने के लिए, जो लेन देन होते हैं उसको लिखने के लिए सबसे पहले लेखापाल की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो सबसे पहले इसका यही काम हुआ करता था कि लेन देनों का, जो अपना व्यवसायिक लेन देन होते हैं, जो अपनी ट्रांजेक्शन्स होती है, उसका हिसाब किताब रखना, यानी उसका लेखा रखना, वही सबसे पहले उसका काम हुआ करता था, हिसाब किताब रखना। लेकिन अब हम यदि वर्तमान समय में देखें, वर्तमान समय में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है, ये पीजीटी के अंदर भी दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेखपाल का अब यदि हम काम देखें तो हिसाब किताब को रखने तक सीमित नहीं रहा है उसका काम। अब क्या है कि जो वो मालिक को अपने हिसाब किताब के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी देता है कि उसको कितने टैक्स का भुगतान करना है, कितना, यानी किस मद पर, किस आइटम पर उसका कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना उसकी इनकम हुई है। दोस्तों उसकी लाभ हानि के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी वह उसको जानकारी देता है। यानी किस व्यक्ति से कितना रुपये लेना है, किस व्यक्ति को कितना रुपये देना है, वो दोस्तों पूरी कैलकुलेशन करके लेखापाल जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसको बताता है। तो यानी अब क्या उसका काम हो गया है कि इसके साथ साथ अब क्या काम उसका बढ़ गया है कि ये जो यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मालिक तक पहुंचाना, सूचनाएं ओनर को यानी मालिक को देना, वह अब इसका काम हो चुका है, मालिक को देना। दोस्तों हम यदि अब अपने विकसित यानी आगे फ्यूचर में हम देख रहे हैं काफ़ी समय तक अब भी ये दोस्तों काम इसका लेखापाल का बढ़ गया है। यदि हम इसका फ्यूचर में या वर्तमान समय में दोस्तों इसी प्रकार का काम अकाउंटेंट को करना पड़ रहा है, वो क्या है दोस्तों फ्यूचर में, इन फ्यूचर में हम देखें काफ़ी हद तक वर्तमान में भी ये काम होता है कि दोस्तों लेखापाल जो होता है, अकाउंटेंट होता है, उसको क्या है कि उसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना, सबसे पहले तो कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानकारी होना, वो यदि ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने के बारे में उसको पता होना, और यदि कंप्यूटर हमारा हैक हो जाता है तो उसको भी ठीक करना। और दोस्तों जो कर की चोरी होती है, जो हमारे जो भी हमारे जो डाटा की चोरी होती है, जितने भी दोस्तों हमारे मिस यूज होता है उसको दोस्तों पकड़ना, उसकी जानकारी अपने मालिक को देना। ये दोस्तों इसकी जो अभी जो भूमिका है, जो इसका रोल है, वो दोस्तों हमारे जो अकाउंटेंट है उसका अब दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में भी दोस्तों ऐसे ही इसकी भूमिका अब रहने वाली है। यानी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। यदि वो हैक हो जाता है तो उसकी हैकिंग के बारे में उसको पता होना चाहिए। जो चोरी वगैरह होती है, जैसे कर चोरी होती है, और हमारे जो लेखों में जो की दिक्कतें होती है, गड़बड़ी होती है, क्योंकि अब क्या है कि लेन देन बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही विशाल रूप दोस्तों ले चुकी है। तो इतने बड़े जो हमारे लेन देन होते हैं बड़े स्तर पर, वो उसका मालिक स्वयं अपने स्तर पर ध्यान नहीं रख पाता है। तो उसकी जो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हमारे लेन देनों के बारे में हो, किसी ने कुछ गलत यानी लेखा किया हो, तो उसकी भी जानकारी अकाउंटेंट की देना, जो मालिक को, उसका दोस्तों अब काम बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये हमने हमारे जो लेखापाल है उसकी भूमिका देखी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भविष्य में, हमारे निकट भविष्य में जो लेखापाल की क्या भूमिका हो सकती है। उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हैकिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे लेखों में जो दिक्कतें आती है, जो कि गड़बड़ियां आती है, उसके विषय में मालिक को बताना उसका दोस्तों काम हो चुका है। पहले तो दोस्तों प्राचीन समय में जैसे मैंने आपको बताया सिंपल काम था कि लेन देनों का रिकॉर्ड रखना, बस।
वही काम हुआ करता था। बाद में उसका एनालिसिस करना, देखना, उसके बारे में उपयोगी जानकारियाँ लेना, वो मालिक का ही काम हुआ करता था कि किसको कितने रुपए देने हैं, हमें कितना टैक्स का भुगतान करना है और हमारे कितना लाभ हुआ है, हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये सभी चीज़ें पहले मालिक ही देखा करता था। लेकिन बाद में ये काम इस लेखापाल का हुआ। अब हमें वर्तमान समय में भी ये काम देखने को मिलते हैं और अब दोस्तों हमारे निकट भविष्य में और वर्तमान समय में काफ़ी हद तक दोस्तों ये भी कर रहा है लेखापाल। तो ये भी हमारे काम अब लेखापाल के बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमने अब रोल ऑफ अकाउंटेंट देखा, यानी जो हमारा पाल है उसकी हमने भूमिका अब हमने देखी। अब दोस्तों हम देखते हैं अपने लेखांकन के विषय में। लेखांकन के विषय में अब हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं। दोस्तों हमें अकाउंटेंसी के बारे में बुक कीपिंग होती है उसके विषय में भी दोस्तों हमें जानेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लेखांकन का अर्थ है। लेखांकन का अर्थ है दोस्तों, लेखांकन का अर्थ देखने के लिए हमें जो हमारे लेखा शास्त्र होता है, जो अपनी बुक कीपिंग होती है, उनका भी दोस्तों हमें साथ में ही देख लेते हैं। यानी एक अपना क्या होता है, लेखा शास्त्र होता है, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी होती है। एक अपनी लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होती है। एक अपनी जो पुस्त पालन होता है, पुस्त पालन होता है, यानी बुक कीपिंग होती है, उसको हमें देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होगा लेखा शास्त्र। ये दोस्तों लेखा शास्त्र है अपना, तो इसका छोटा पार्ट होता है वो अपना लेखांकन होगा और इसी के अंदर अपना जो लेखा पुस्तक जो अपनी जो पुस्तक पालन है वो अपना आएगा, यानी पुस्तक पालन यानी बुक कीपिंग आएगा। ये अपना क्या होता है, लेखा शास्त्र होता है, लेखा शास्त्र। यानी जितने भी सिद्धांत दिए होते हैं, रूल दिए होते हैं, जिनके आधार पर हमें लेखांकन का कार्य करना होता है, वो दोस्तों अपने लेखा शास्त्र होता है। यानी मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि लेखांकन का कार्य हम जिसके आधार पर करते हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, जिन नियमों के आधार पर करते हैं, वो सभी के सभी सिद्धांत और नियम हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे लेखा शास्त्र कहलाते हैं। तो दोस्तों लेखा शास्त्र अपना ये हुआ। लेखांकन क्या होता है, लेखांकन ये अपना लेखांकन है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि लेखा शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों और नियमों के अनुसार व्यावसायिक लेन देनों का हमें रिकॉर्ड रखना, यानी उनका लेखा करना, हमें क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। और दोस्तों मैं इनकी अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको और भी बता रहा हूं कि ये होती क्या चीज़ें हैं। तो लेखांकन क्या होता है कि हमें लेखा शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों और नियमों के अनुसार हमें व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, वो हमारा क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। और पुस्त पालन क्या होता है दोस्तों, जो पुस्त पालन क्या होता है, पुस्त पालन होता है हमारे प्रारंभिक लेन देन। सबसे पहले जो व्यवसाय के अंदर लेन देन होते हैं उनका लेखा किया जाता है, वो दोस्तों पुस्त पालन के अंदर किया जाता है। पुस्त पालन के बाद में लेखांकन का कार्य शुरू होता है। वो दोस्तों इस पूरा का पूरा जो कार्य किया जाता है ये लेखा शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों और नियमों के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्त पालन। मैं अब दोस्तों लेखांकन शास्त्र के विषय में आपको बता चुका हूँ। मैं लेखांकन को अब आपको स्पष्ट करता हूँ कि ये होता क्या है। लेखांकन दोस्तों, लेखांकन की मैं आपको यदि अर्थ बताऊं इसका, क्योंकि हम लेखांकन का ही अर्थ कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। यानी जब तक व्यवसाय चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, तब तक जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होती है उनका हम दोस्तों रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये क्या होती है, एक अपनी प्रोसेस होती है जो कि लगातार चलती रहती है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या जाता है, जो मौद्रिक जो लेन देन होते हैं, जो मॉनेटरी जो अपनी ट्रांजैक्शन होती है, उनका इसके अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं। मौद्रिक लेन देनों का हम रिकॉर्ड रखते हैं इसके अंदर। दोस्तों मौद्रिक लेन देनों का रिकॉर्ड के विषय में आपको बताऊं तो जिनको हम मुद्रा के तौर पर हम उनको माप सकें, उसको हम मौद्रिक लेन देन कहेंगे। जैसे हम ऐसे बोलें कि 4 मेज खरीदी, तो दोस्तों उसका हम लेखा नहीं करेंगे।
और जैसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, यानी वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन, वो भी दोस्तों हम इसके अंदर नहीं करते हैं। आगे दोस्तों मैं इसको और भी आपको बहुत ही हम लंबे चलने वाले हैं, तो दोस्तों आगे भी बहुत सारी क्लासेज भी आपकी आएगी, तो उनमें दोस्तों मैं और ज़्यादा इनको स्पष्ट करूँगा। पहले आपको दोस्तों मैं ये बता देता हूँ इनका हम लेखा किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा, इस प्रारंभिक लेखे का जो कार्य होता है, जो प्रारंभिक जो लेखा होता है, ये दोस्तों हम कहाँ पर करते हैं, अपनी जर्नल जो बुक होती है, जो जर्नल की जो बुक होती है, जो इसकी सहायक बहियाँ होती है, सब्सिडारी जो अपनी बुक होती है, वहाँ पर इसका लेखा हम करते हैं। जो पुस्तकें होती है वहाँ पर हम इसका लेखा करते हैं। और आगे हम क्या करते हैं, अपने जो लेन देन होते हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। वो हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, खाता बही के अंदर उसको करते हैं, खाता बही के अंदर। ये दोस्तों आगे मैं आपको समझाऊंगा इनको अच्छे से, पहले मैं आपको उनका अर्थ बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब आगे हम उनका शेष निकालते हैं, शेष निकालते हैं यानी सारांश निकालते हैं, उनका सारांश निकालते हैं, जो कि तलपट के अंदर निकालते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर हम उसको निकालते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस जो होती है अपनी, उसके अंदर हम ये निकालते हैं। और सारांश निकालने के बाद में हम अपने परिणाम ज्ञात करते हैं, यानी जो लास्ट में इसके आगे जो अपनी आएगी वो अपना परिणाम आएगा। हम दोस्तों परिणाम के लिए क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स निकालते हैं उसके लिए हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। एक अपना जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो इसे हम व्यापारी खाता कहते हैं। एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। एक अपनी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट होती है, यानी जिसे हम स्थिति विवरण कहते हैं। दोस्तों हम ये 3 प्रकार के हम जो बनाते हैं, यानी ये स्टेटमेंट होता है, ये अपने खाते होते हैं, इनकी मदद से हम अपने परिणाम ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये इसकी मैंने प्रोसीजर बता दी आपको सारी कि सबसे पहले हम अपने व्यवसायिक लेन देनों का प्रारंभिक लेखा किस में करते हैं, जनरल और सहायक बहियों में करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण खाता बही में करते हैं, फिर उनका सारांश निकालते हैं जो तलपट में हम ज्ञात करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में हम निकालते हैं। बाद में हम उनका रिजल्ट निकालते हैं, जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स की, यानी बैलेंस शीट के अंदर हम ऐसा करते हैं, जो हमें वित्तीय स्थिति अपने फर्म की बताती है, अपने व्यवसाय की बताती है। तो दोस्तों ये जो कार्य होता है, ये वर्गीकरण का ये जो वर्गीकरण का कार्य होता है, ये जो कार्य होता है, ये अपने पुस्त पालन के अंतर्गत आता है। पुस्त पालन के अंदर वो जो आगे का जो कार्य होता है, जो सारांश निकालना और अपना जो परिणाम ज्ञात करना, ये दोस्तों अपना लेखांकन के अंदर आता है, ये अपना लेखांकन के अंदर आता है। चूंकि दोस्तों पुस्त पालन है वो दोस्तों उसके बाद में लेखांकन शुरू होता है, तो हम लेखांकन की जो पूरी प्रोसीजर है वो हम इस प्रकार से इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका दोस्तों अपना पुस्त पालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र होता है। पुस्त पालन की विषय दोस्तों लेखांकन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये एक प्रोसीजर होती है जिसके अंदर हम मौद्रिक लेन देनों का लेखा करते हैं, सबसे पहले जनरल और सहायक बहियों में, फिर दोस्तों लेजर के अंदर यानी खाता बही के अंदर, फिर दोस्तों हम जो अपने तलपट बनाते हैं, और अंत में हम जो अपने परिणाम ज्ञात करने के लिए, जो रिजल्ट्स ज्ञात करने के लिए अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वो अपनी क्या होती है, लेखांकन होती है। दोस्तों अब मैं आपको पुस्त पालन के अंदर बताता हूं कि पुस्त पालन क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकलेंगे आपके, तो इसको अच्छे से दोस्तों आपको करना है। और पुस्त पालन के विषय में आपको बताऊं तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी पुस्त प्लस में पालन। पुस्त का मतलब क्या होता है, पुस्तक, यहां पर पुस्तक आ गया। पालन का मतलब होता है कि रखना, यानी पुस्तकों को रखना। जो व्यवसाय में लेन देन होते हैं उनका लेखा करने के लिए पुस्तकों को रखना, वही अपना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। और मैंने बताया कि इसके अंदर कौन से कार्य आते हैं, जनरल और सहायक बहियों का यानी प्रारंभिक लेन देनों को लिखने के कार्य आते हैं, और दोस्तों जो इसका वर्गीकरण है वो इसके अंदर आते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये 2 इसके अंदर आते हैं। इसकी एक डेफिनेशन पूछी जाती है J.R. बोटलीबॉय के द्वारा, बोटलीबॉय। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं कि व्यावसायिक लेन देनों को, यानी बिजनेस जो अपनी ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देनों को लेखा पुस्तकों में
दर्ज करने की कला है, दर्ज करने की कला है, वो क्या है, वो अपना पुस्तपालन है, कला है। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए मैंने आपको लिखवाई है। व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला है, वो पुस्तपालन होती है। यानी सबसे पहले हम व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तपालन के अंदर ही हम लिखते हैं। अब दोस्तों हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि लेखांकन और पुस्तपालन में क्या अंतर होता है। अब आप दोस्तों खुद भी स्पष्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरह से समझाने के लिए, इसको अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए मैं खुद आपको इनको बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है लेखांकन और पुस्तपालन के अंदर। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्या होता है लेखांकन, ये हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इस साइड में हम लिख लेते हैं पुस्तपालन, क्योंकि ये पहले आता है, पहले इसका कार्य होता है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेखांकन। लेखांकन तो पुस्तपालन के अंदर दोस्तों ये प्रथम अपनी सिद्धि आ गई कि प्रथम सिद्धि आ गई, ये प्रथम कार्य है। और ये पुस्तपालन के बाद का कार्य है, ये क्या कि द्वितीय, यानी पुस्तपालन के बाद का कार्य है, पुस्तपालन के बाद ये आता है। यानी सबसे पहले हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, बाद में हम क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, उसका परिणाम हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये क्या है कि कम पढ़ा लिखा जो इंसान होता है, कम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको करने के लिए एक दोस्तों पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की। क्योंकि दोस्तों ये जो कार्य होता है ये एक रूटीन का कार्य होता है, डेली वर्क का कार्य होता है, रूटीन का। इसलिए दोस्तों इसको एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को यदि हम एक बार समझा दें तो वो भी उसको कर सकता है। लेकिन ये जो कार्य होता है ये एक विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, विश्लेषण यानी एक एनालिसिस करने का कार्य होता है, ये विश्लेषणात्मक प्रकृति का नेचर का कार्य होता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है कि उनका विश्लेषण करना होता है कि कौन सी आइटम किस खाते के अंदर हम लिखेंगे, कैसे अपना लाभ हानि ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से अपना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हमें जो फाइनेंशियल जो स्थिति होती है जो हम उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो दोस्तों एक विश्लेषणात्मक प्रकृति का कार्य हो जाता है। तो उसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कार्य होती है ये दोस्तों अपना किस पर आधारित होता है, ये कार्य अपना होता है जैसे कि वाउचर होते हैं अपने, और जो अपने मूल प्रलेख होते हैं, मूल जो प्रलेख होते हैं, जो बेसिक अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर इस पर लेखा किया जाता है। और इसमें जो लेखा किया जाता है ये दोस्तों पुस्तपालन के आधार पर किया जाता है। पुस्तपालन के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद में हम उनका सारांश निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, बाद में हम अपने अंतिम परिणाम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों इसके क्षेत्र में कौन कौन सी क्रिया आई है वो मैंने बता दिया है, इसके क्षेत्र में कौन सी क्रिया आएगी वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। और इसका हम यदि उद्देश्य देखें, उद्देश्य इसका क्या होगा, उद्देश्य दोस्तों ये होगा इसका कि अपने व्यवसाय में जो सबसे पहले जो लेन देन होते हैं उन लेन देन को प्रारंभिक तौर पर लेखा करना, अपने जो रूल है, जो नियम है, जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार इसका लेखा करना, वो क्या है अपना पुस्तपालन के अंतर आ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है कि उनका लेखा करने के बाद में उनका सारांश निकालना और उनका परिणाम ज्ञात करना, अपने लाभ और हानि ज्ञात करना, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य हो जाएगा। और अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। और इसके बाद में हम देखेंगे अब लेखांकन की विशेषताएं। दोस्तों ये प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से ही आपके जो प्रश्न बनेंगे और वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि लेखांकन की विशेषताएं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मौद्रिक लेन देनों का लेखा, मौद्रिक लेन देनों का लेखा यानी जो अपनी मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस होती है उनका लेखा करना, उनको रिकॉर्ड करना, ये इसका होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अब देखें तो अपनी लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ हानि ज्ञात करना, शुद्ध लाभ हानि हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करते हैं, लाभ हानि ज्ञात करना। और अपनी वित्तीय स्थिति भी इससे ज्ञात होती है, वित्तीय स्थिति भी इसकी ज्ञात होती है, वित्तीय स्थिति भी इससे हमें पता चल जाती है। और मैं आपको बताऊं को तो ये दोस्तों एक कला भी होती है,
ये कला भी होती है और दोस्तों एक विज्ञान भी होता है। विज्ञान क्यों होता है? क्योंकि लेखा शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों नियमों के अनुसार ही हमें इसके अंदर लेखा करना होता है। लेकिन दोस्तों ये कठोर नहीं होते सिद्धांत, इनमें चेंज होते रहते हैं, तो इसको हम शुद्ध रूप से विज्ञान नहीं कहा जा सकते, क्योंकि विज्ञान के जो रूल होते हैं वो दोस्तों कठोर होते हैं। उनको दोस्तों हम प्रत्येक स्थिति में उसको एज इट लागू कर सकते हैं और वो हर जो कंडीशंस में एक जैसा ही हमें रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हम जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, लेखापाल होते हैं, उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरह से विज्ञान है, लेकिन इसमें दोस्तों इसके सिद्धांतों और जो रूल जो अपने होते हैं उनके हिसाब से लेखा किया जाता है, तो उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। कला क्या होती है दोस्तों? इसके अंदर एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। उसको दोस्तों एक विश्लेषणात्मक, उसको अंदर के एक एनालिसिस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको उनके अंदर लेखा करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक क्या बन जाती है? कला बन जाती है अपने आप के अंदर ही, क्योंकि हर व्यक्ति की बस की बात ये नहीं होती। इसके अंदर एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें पहले प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों अब हम एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसकी विशेषता देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय की भाषा। व्यवसाय की भाषा, ये दोस्तों एक व्यवसाय की क्या है? भाषा है। इसको दोस्तों व्यवसाय की भाषा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती है वो सभी की सभी जानकारी हमें लेखांकन यानी अकाउंटिंग देता है कि किस व्यक्ति से कितने रुपए देना है, किस मद पर कितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, कितना हमारा इनकम हुई है किस मद से, यानी कितनी यानी किस किस आइटम से कितना अपने लाभ आनी हुआ है, यानी और दोस्तों कितनी भी हमारी जो वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसी है, वो दोस्तों हमारे जो स्टॉक में कितना माल हमारे पास पड़ा है किस, दोस्तों ये सभी की सभी जानकारियाँ हैं, ये हमें इसी से पता चलती है। तो इससे हम व्यवसाय की भाषा भी इसको कह सकते हैं। और दोस्तों व्यवसाय की जो भाषा, इसके लिए हम नहीं कह सकते कि ये केवल और केवल मालिक को ही जानकारी देती है। दोस्तों मालिक व्यवसाय से संबंध रखने वाले सभी पक्षकारों को जानकारी देती है, कि जो सरकार को देती है कि जो टैक्स का भुगतान सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और जो सरकार के बनाए गए नियमों उपनियमों का अधिनियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। एक जैसे लेनदार को, जैसे हमारा क्रेडिट, जो हमारा जो लेनदार होता है जो हमसे रुपया मांगता है बिजनेस से, उससे हमें क्या जानकारी, उसको क्या पता चलता है कि जो व्यवसाय है वो भुगतान करने की स्थिति में है नहीं है, उसका पैसा, वो देनदारों के विषय में भी पता चलता है। वो दोस्तों जो समाज को जो होता है, सोसाइटी होती है, उसको भी दोस्तों पता चल जाता है कि ये सामाजिक जो कार्य कर रहा है या सोशल वर्क में कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों सभी पक्षकारों को ये जानकारी देता है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यवसाय की भाषा भी कह सकते हैं। और एक होता है दोस्तों प्रभावी नियंत्रण। इससे क्या होता है? प्रभावी नियंत्रण भी हम रख पाते हैं। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा पैसा कहाँ पर जा रहा है, कितना कहाँ पर खर्च हो रहा है। तो हमें जहाँ पर लगता है कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है किसी आइटम पर, तो हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। हम अपना जो पैसा है, अपना जो केस है, जो अपना धन है, उसका सही प्रकार के सदुपयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों यही इसकी विशेषता है। तो यही इसकी दोस्तों कुछ इसके लाभ भी बन जाते हैं। लाभ हम देखें तो इसका लाभ आने का पता लगना, वित्तीय स्थिति के बारे में पता होना, वो दोस्तों व्यवसाय की भाषा यानी उपयोगी जानकारियां प्रदान करना, प्रभावी नियंत्रण हम इस पर रख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके लाभ भी हमारे बन सकते हैं। और दोस्तों कुछ विशेषताएं ये दोस्तों मैंने बताई आपकी, ये एक नॉर्मल सामान्य विशेषताएं होती है। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, उसको हम देखते हैं। उसमें दोस्तों कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता यानी वो क्या रिलेवेंस होनी चाहिए, यानी आगे हम दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरी क्या है? बोधगम्यता होनी चाहिए, यानी समझ में आने वाली होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए। तीसरी मैं आपको बताऊं तो वो अपनी कौन सी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। और चौथी जो इसके अंदर विशेषता मैं आपको बताऊं तो दोस्तों वो कौन सी होगी? वो कंपैरिजन वाली होनी चाहिए, यानी वो तुलना करने वाली होनी चाहिए, यानी तुलनीयता आ जाएगी। ये विशेषता इसके अंदर होनी चाहिए। यानी प्रासंगिकता का मतलब क्या है
कि वो सभी जानकारी इसकी होनी चाहिए इसके अंदर जो हमारे लिए उपयोगी है। कोई भी फालतू जानकारी इसके अंदर हमें लेखा नहीं करना है, केवल और केवल जो वही हमें इसके अंदर लिखना है जो हमारे व्यवसाय के लिए थोड़ा बहुत भी यदि हमें लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है उस जानकारी को रिकॉर्ड करना, तो उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है। तो दोस्तों हमें केवल और केवल हमारी यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है, उसका ही हमें रिकॉर्ड करना है। बोधगम्यता क्या है, वो समझ में आने योग्य होना चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। विश्वसनीयता दोस्तों ये बहुत बढ़िया होती है कि विश्वसनीयता दोस्तों कभी वो हमारे जो लेखा की जो लेखांकन है वो विश्वसनीयता दोस्तों कब होगी, उसकी विश्वसनीयता तब होगी जब वो किसी न किसी प्रूफ के आधार पर वो उसमें लेखा होगा। जैसे कि मूल प्रलेख होते हैं, यानी जो वाउचर्स होते हैं, उनके आधार पर यदि हम लेखा करें, मूल जो प्रलेख जो अपने वाउचर्स होते हैं, इनको दोस्तों मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। उनके आधार पर यदि हम लेखा करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा लेखा किसके आधार पर किया यानी किसके आधार पर किया गया है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की संभावना है या फिर इसके अंदर नहीं है। तो इसका ये सोर्स प्रलेख इसको बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसके आधार पर इसका लेखा होना चाहिए। जैसे कि कोई केस में लेन देन होता है तो हमें केस की उसकी रसीद है, स्लिप है, उसके वो हमारे पास होनी चाहिए। डेबिट नोट होना चाहिए, क्रेडिट नोट होना चाहिए। यदि हम उधार माल बेचते हैं, खरीदते हैं, तो यानी किसी न किसी प्रूफ के आधार पर यदि हम लेखा करते हैं तो उसके प्रति हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है कि ये जो लेखा है ये सही ढंग से किया गया है। एक इसकी दोस्तों कंपैरिजन होना चाहिए, यानी ऐसे लेखा किया जाना चाहिए ताकि हम अपने ही फर्म के साथ पिछले जो ईयर्स है उनके साथ हम कंपैरिजन कर सकें। दूसरी हमारी जो फर्में हैं जिसके अंदर हमारे आकार की, हमारे साइज की जो दूसरी फर्में हैं उनके साथ भी दोस्तों हम कंपैरिजन कर सकें। ऐसा हमारे पास ऐसे लेखे होने चाहिए ताकि हम अपनी जो एक्यूरेसी है, अपनी जो ऑपरेटिंग है उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसमें हम प्रभावी ढंग से उसमें हम सुधार कर सकें, हम अपने अंदर एफिशिएंसी ला सकें। तो दोस्तों ये अपनी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है जो एग्जाम में बहुत बार पूछ जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गुणात्मक विशेषता बोलते हैं। इसको हम गुणात्मक विशेषता बोलते हैं, यानी क्वालिटी फीचर्स होती है ये गुणात्मक विशेषता इसके अंदर बोलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछी जा सकती है कि इसके अंदर कौन सी लेखांकन की गुणात्मक विशेषता नहीं है। तो इसके अंदर प्रासंगिकता, बोधगम्यता, विश्वसनीयता, इसमें कुछ इसके अंदर दे देंगे और एक ऐसा दे देंगे ऑप्शन जो कि गुणात्मक विशेषता नहीं होगी, तो वो हमसे पूछा जा सकता है। तो इसको दोस्तों ये चारों पॉइंट है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ लेना है कि वह रिलेवेंस होनी चाहिए, हमारे समझ में आने योग्य होनी चाहिए, उस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसी होनी चाहिए, उसको हम कंपेरिजन कर सकें, ऐसी हमारे पास लेखांकन के अंदर दी जाने वाली सूचनाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लेखांकन का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके जो लाभ होते हैं उनको हमने देख लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि इसके अंदर हमने इसका इतिहास जाना, लेखांकन के विषय में देखा, लेखा शास्त्र और पुस्तपालन के विषय में हमने देखा दोस्तों इसका अर्थ और विशेषताएं और जो इसके लाभ है वो दोस्तों हमने देखा। इनमें जो पुस्तपालन और जो लेखांकन है उसका हमने अंतर देखा। दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी। और दोस्तों मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जितना मैं आपको कंटेंट दूंगा वो दोस्तों मैं आपको सॉलिड कंटेंट दूंगा, वो जो अपना एनसीईआरटी बेस पर है उसका मैं दोस्तों आपको पूरी तरह से वो मैं आपको कराऊंगा, यानी जो अपना कंटेंट होगा वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर होगा। और दोस्तों अब हम आगे अपने आने वाली वीडियोज में भी हम इस अकाउंटिंग के जो अपना आगे का पोर्शन है उसको दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम इसके सिद्धांत भी देखेंगे, अपनी कुछ अजम्पशंस होती है वो हम देखेंगे। और दोस्तों हमारा जितना पोर्शन ये दोस्तों हमने आज स्टार्ट किया है और इस क्लास के विषय में आपकी क्या राय है, इसके हम कैसे और की ज़्यादा सुधार कर सकते हैं वो दोस्तों आपको बताना है। और दोस्तों मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जो अपना कंटेंट होगा वो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम अपने मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।